फंक्शन कैसा होता है, क्या होता है। फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसमें डोमेन का सारा पार्ट यूज हो जाना चाहिए और हर एक प्री इमेज का एक ही इमेज होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था कल, ठीक है। फंक्शन को कैसे लिखा जाता है ये भी हमने देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए थे, एक दो क्वेश्चन किए थे हम लोग, बस एक दो क्वेश्चन किए थे। रिलेशन एज ए पर्टिकुलर फंक्शन, इसमें कोई मतलब नहीं है। इफ एक्स एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स ऑफ देन द फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यू, वो नहीं होना चाहिए, वही चीज बोले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है, एक दो क्वेश्चन जो भी मैंने बताया हुआ था, ये एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, क्या आप लोगों ने यस सॉल्व सर। किया? ये सॉल्व हो गया, किसी से सॉल्व नहीं हुआ है तो बताएगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। सबसे सॉल्व हो गया है? यस सर, हो गया था। ओके, आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था एग्जाम्पल 3 है, क्या इसको आप लोगों ने सॉल्व किया? यस सर क्या? ठीक है। ये मत बोल देना कि सर ये वाला नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ, तो ये सब चीज मत पूछना, डिफाइन उफाइन, ठीक है। तो जो मेन पॉइंट होता है उससे पूछना कि लेट x इज इक्वल टू y इक्वल टू दिस, f इज इक्वल टू दिस, आर द फॉलोइंग ट्रू। हमें पूछा गया इफ f इज ए रिलेशन फ्रॉम x टू y, क्या f x टू y से रिलेशन है? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट x का होगा, सेकंड क्वाड्रेंट y का होगा तो सही होगा, अगर नहीं होगा तो गलत होगा, ठीक है। दूसरा चीज, f इज ए फंक्शन, अगर फंक्शन होना है तो क्या होना पड़ेगा? इसका का सारा एलिमेंट यूज होना पड़ेगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या होना पड़ेगा? इसका जो सारा का सारा हो, हर जगह x का वैल्यू एक ही हो, x का वैल्यू दो नहीं होना चाहिए, ठीक है। x का वैल्यू दो दो हो और y का वैल्यू एक हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। इसमें से एक्सरसाइज में से ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप लोगों से नहीं बना, कोई क्वेश्चन आप लोगों का डाउट हो? यस सर 15 से नहीं बना। 15 से नहीं बना, बहुत ओके। 15 16, 15 नहीं बना, 16 नहीं बना, और इसके बाद बना। उसके बाद सब ओके, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। और किसी का कोई डाउट कि इसके ऊपर भी सर कुछ क्वेश्चन है मेरे से नहीं बना? एनीवन? ठीक है, चलिए 15 16 देखिए, मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि हमारा जगह बचेगा, ठीक है। देखिए 15 का क्या बोला गया, लेट r प्लस बी द सेट ऑफ ऑल रियल पॉजिटिव नंबर्स। अब ऑल रियल पॉजिटिव नंबर्स बोला गया है और हमारा फंक्शन दिया गया है, फंक्शन r प्लस से लेके r, यानी कि इसका डोमेन क्या होना चाहिए? इस फंक्शन का डोमेन क्या होना चाहिए? आर प्लस, ठीक है। ये सारे का सारा हम लोग आगे ग्राफ भी देखेंगे ये सबका, तो अभी अगर नहीं भी बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ग्राफ भी देखेंगे, बट फिर भी मैं धीरे धीरे बताते हुए जाऊंगा, आप लोग याद करते हुए जाइएगा सारा चीजें। हमें फंक्शन बोला गया है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ एफ, सबसे पहले बोला गया है कि रेंज ऑफ एफ, ठीक है, इसका रेंज पूछा गया। अगर हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है, ग्राफ अगर हम लोग देखेंगे, लॉग एक्स का ग्राफ से ही बढ़िया निकलता है, तो इसका जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, अभी बस हल्का फुल्का चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी को अगर लॉग का ग्राफ नहीं पता है तो वो लॉग का ग्राफ याद कर लेगा, ठीक है। और अगर नहीं भी होगा तो भी मैं सारा का सारा चीज बताऊंगा, दोनों तरीके से बताऊंगा, ये ग्राफिकली बता रहा हूं, उसके बाद में न्यूमेरिकली भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफिकली हो गया, ठीक है। अब इसमें रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, उस चीज को देखें। अगर मान लीजिए मैं एक फंक्शन लिख देता हूं, ठीक है, मैं ये एक फंक्शन लिख देता हूं, तो इसको फंक्शन को देख के बताइए इसका डोमेन क्या होना चाहिए? डोमेन क्या होना चाहिए? ये जो फंक्शन दिया गया 1 2 3 4, मतलब जो यहाँ का फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा क्या होगा, डोमेन। और रेंज क्या होगा, 1 4 9 16, यानी कि जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा क्या होता है, रेंज। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी अगर मैं कोई ग्राफ बनाऊं किसी फंक्शन का और अगर उसमें पूछा जाए कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इसमें जो एक्स का वैल्यू होगा वो हमारा होगा डोमेन, ठीक है। जो y का वैल्यू होगा वो हमारा होगा रेंज। में ग्राफिकली कैसे डोमेन रेंज निकाला जाता है वो भी सारी चीजें हम लोग देखेंगे, बट अभी बस हाल ही के लिए थोड़ा बहुत हम लोग समझ के रखते हैं, अभी तक हमने डोमेन रेंज पढ़े नहीं है ये फंक्शन का। तो x हो गया डोमेन का, ग्राफ में जो भी x का वैल्यू दिखेगा वो हो गया डोमेन, ग्राफ में जो भी y का वैल्यू दिखेगा वो होगा रेंज।
अब ये जो ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ ऐसे करके इसके आगे भी बढ़ता जा रहा है, ये ग्राफ ऐसे करके इसके नीचे भी बढ़ता जा रहा है। अब जब ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा तो ये बढ़ता जाते रहेगा, बढ़ता जाते रहेगा, यानी कि y का ऊपर पूरा का पूरा बढ़ता जाते रहेगा, y का पूरा इंफिनिटी कवर करेगा। फिर नीचे ये बढ़ते जाते रहेगा, बढ़ते जाते रहेगा, नीचे का y का पूरा माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा, वहां तक पूरा कवर करेगा। और यानी कि इसमें जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू पूरा कहां से लेके कहां तक आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक आ रहा है। ठीक है, अभी डोमेन का नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इसमें पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो y का वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, और माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक क्या आता है, पूरा का पूरा रियल नंबर। और y का मतलब क्या है, रेंज। तो अगर यहाँ पे हमारा रेंज पूछा जाए कि रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, तो वो पूरा का पूरा क्या होगा, रेंज रियल नंबर। ठीक है, बस थोड़ा बहुत समझ में आए वही बहुत बड़ी बात है। और ये लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ है, इस ग्राफ को आप लोग को याद कर लेना है किसी भी हालत में। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 15 था। 15 के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं बना। अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं, मैथमेटिकली कैसे सॉल्व किया जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो ग्राफिकली मैंने बताया, और इसका ग्राफ आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, कि ऐसा ग्राफ होता है लॉग ऑफ एक्स का, मैं ये भेज दूंगा शीट, तो याद रख लीजिएगा। मैथमेटिकली देखते हैं, मैथमेटिकली कैसा क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। कोई भी अगर ऐसा हमने ले लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ बेस ई एक्स, ऐसा पूछा गया, यानी कि एफ एक्स का मतलब हमारा हो जाता है वाई, वाई इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ई एक्स, ऐसा दिया गया है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान पे रखिएगा, कभी भी अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है लॉग ऑफ बेस बी आर्गुमेंट ए इज इक्वल टू एम, अगर आप लोगों ने लॉग पढ़ा होगा तो पता चलेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी टू द पावर एम इज इक्वल टू ए। ठीक है, और अगर किसी को नहीं पता है तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये हमारा लॉग होता है, लॉग को हम लोग क्लास 11th में पढ़ाए जाते हैं, ये सारे के सारे हमारा टॉपिक है लॉग का। अगर किसी को लॉग पढ़ना है तो मैं लॉग वाले वीडियो भी भेज दूंगा, 4-5 वीडियो होगा लॉग का, उससे ज्यादा नहीं होगा। आप लोग को 4-5 वीडियो देख लीजिएगा, पूरा का पूरा लॉग आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। संडे का दिन है, किसी दिन बैठ के देख लीजिएगा। बट अगर पढ़ना है तो बोलिएगा, मैं सेंड कर दूंगा, वरना ऐसे ही कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आगे भी आपको केमिस्ट्री में भी दिखेगा, फिजिक्स में भी दिखेगा, तो लॉग थोड़ा सा परेशान करेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू दी बी टू दी पावर m इज इक्वल टू a था, तो e टू दी पावर y इज इक्वल टू x हो जाएगा। e टू दी पावर y इज इक्वल टू x। ये क्या होता है, ये होता है ऑयलर नंबर। ठीक है, जैसे पाई होता है, ये भी एक नंबर होता है जिसका वैल्यू 2.71 ऐसे करते 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 बढ़ते जाता है, और ये एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब e टू दी पावर y इक्वल टू एक्स, अब e टू दी पावर y रखा गया है, x कैसा बोला गया है, x बोला गया है कि कोई भी रेडियल नंबर होगा लेकिन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी कि x बिलोंग्स टू सिमिलरली r पॉजिटिव बोला गया है, यानी कि x कोई भी नंबर होगा, सिर्फ और सिर्फ कैसा होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन सारा रियल नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इस रिलेशन को देखिए, एक नंबर है जो मेरा 1 से बड़ा है, यानी कि 2 से बड़ा एक नंबर है मेरा 2.71, या तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2.71 का पावर y इज इक्वल टू x, ऐसा आपको दिया गया। अब ये 2.71 समथिंग नहीं लिख के ये क्या लिख दिया है, e लिख दिया गया है। तो ये सब चीजों से डरना नहीं है कि ये क्या चीज हो गया। तो e टू दी पावर y इक्वल टू x दे रखा है। अब y का वैल्यू मैं कुछ भी रखूं, चाहे नेगेटिव रखूं, चाहे पॉजिटिव रखूं, चाहे जीरो रखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, कोई अगर आप नंबर ले लेते हैं 5, उसके अगर आप माइनस रखिए, उसके ऊपर आप अगर पॉजिटिव रखिए, कुछ भी रखिए, कभी फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1/5, ये 25, हमेशा नंबर कैसा आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। कोई अगर चीज पावर में है तो पावर वाला वैल्यू को चाहे मैं पॉजिटिव रखूं, चाहे मैं नेगेटिव रखूं, अगर ये मेरा वैल्यू पॉजिटिव है, इसका अगर बेस पॉजिटिव है, तो हमेशा इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि ये जो पूरा का पूरा रिलेशन है कि x बिलोंग्स टू r प्लस, ये किसके लिए पॉसिबल है, ये पूरा का पूरा y बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए पॉसिबल है। यानी कि y का वैल्यू मैं कुछ भी रियल नंबर रख दूंगा, फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा पॉसिबल है। और y का वैल्यू ही हमारा क्या होता है, रेंज होता है। तो उस हिसाब से हमारा रेंज क्या हो जाएगा, हमारा रेंज हो जाएगा बिलोंग्स टू रियल नंबर। या फिर जो रेंज है वो रेंज ऑफ फंक्शन है, उसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक सारा का सारा वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? मेरे ख्याल से आधी जनता को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आधे जनते से ज्यादा ने लॉग नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, फिर भी समझने का कोशिश कीजिएगा। लॉग पढ़ना है तो बताइएगा, ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, मैं वीडियो सेंड कर दूंगा। आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का 1-2 लेक्चर भेजा हुआ है, वो आप लोग को पहुंच जाएगा, और ये सैटरडे संडे मिलके आप लोग उसको खत्म कर दीजिएगा पूरा का पूरा। ठीक है,
16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, ठीक है। f एक फंक्शन दिया गया है r टू r, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? r टू r मतलब f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r मतलब क्या समझ में आ रहा है? बोलिए भाई, बोला कीजिए, इतना तो समझ में आ रहा होगा। f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, उसका मतलब क्या है? क्या मेरा आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच रहा है? बताइए। अंकित, अंकुश, अंशिका। सर एफ फंक्शन है रियल नंबर का। देख रहे हैं अभी तक, मतलब कल पढ़ा नहीं है ना? ये क्वेश्चन बन गया था थोड़ा सा कि इसमें क्वेश्चन कहाँ है? ये तो मैं पूछ रहा हूँ कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r का क्या मतलब होता है। मैं क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन तो अभी तक हमने पढ़ा भी नहीं है। मैंने बस सिंपल सा पूछा है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r का मतलब क्या होगा। देख रहे ये होता नहीं, r is from r। देख रहे ये होता नहीं पढ़ने का नतीजा। दो चीजें होता है, एक पढ़ना, दूसरा अच्छे से पढ़ना। थोड़ा सा अगर अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो सारा का सारा चीजें खत्म हो जाएगा, सारा का सारा। ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। a उसका क्या है? डोमेन है। b उसका क्या है? common। कोडोमेन है। वही मैंने आपसे पूछा है कि f इज ए फंक्शन। और ये सब चीजें कि आप लोग इग्नोर कर जाते हैं कि सर तो मजाक में बताए थे, इसको मजाक को सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है। और यही मजाक सीरियस बन के आ जाता है एग्जाम में, फिर वो मजाक भारी पड़ जाता है हम लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी चीज हो, चाहे छोटा चीज हो चाहे बड़ा चीज हो, हर एक चीज को डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। जहां समझ में नहीं आता है, मेरे को समझ में नहीं आता है, मैं अगले क्लास में जाकर सर से पूछूंगा कि सर ये कैसे हुआ था, ठीक है। तो इसी को पढ़ने का तरीका बोलते हैं। आपको ज्यादा समय नहीं देना है, आपको 3 घंटा 4 घंटा ही पढ़ना है, लेकिन वो जो 3-4 घंटा पढ़ना है उसको मन लगा के अच्छे से पढ़ना है। बस कम पढ़ो लेकिन अच्छा से पढ़ो। ऐसा नहीं कि 10 घंटा पढ़े लेकिन सब ऊपर ऊपर से निकल रहे, एग्जाम में मार्क्स कम आ रहे, फिर रो रहे हैं कि पता नहीं मैं तो दिन रात पढ़ाई करता हूँ, मेरा मार्क्स क्यों कम आता है। भाई आएगा ही ना कम, अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो। देखिए ध्यान से, आर का मतलब क्या होता है? सबसे पहला चीज, व्हाट इज आर? आर क्या है बोलिएगा। देखिए, जब आर ही नहीं पता है तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे, बताइए। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? एन क्या होता है? नेचुरल नंबर। डब्ल्यू क्या होता है? होल नंबर। जेड या फिर आई क्या होता है? इंटीजर। क्यू क्या होता है? रेशनल नंबर। तो आर क्या होगा? रियल नंबर। रियल। तो उतने देर से पूछ रहा हूँ आर क्या है, क्या उसके लिए पूरा एक कविता मेरे को बुलवा लिया। एन क्या होता है? नेचुरल नंबर। डब्ल्यू क्या होता है? होल नंबर। ये बच्चों के जैसे पूरा कविता बोलना पड़ जाएगा मेरे को, फिर तब जाके हाँ सर आ गया, आर मतलब रियल नंबर, भूल गए थे सर। ये सब तो बेवकूफ वाली चीज है ना। ये सब हम लोग क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 खत्म हो गया, अब 12 पे आ चुके हैं। और आज हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रियल नंबर। अभी भी मेरे को 100% यकीन है कि 50% जनता ऐसा होगा, अगर मैं पूछ दूंगा रियल नंबर क्या है तो वो नहीं बता पाएगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या, हमारा जो डोमेन होगा वो भी रियल नंबर होगा, हमारा जो को डोमेन होगा वो भी रियल नंबर होगा। आया समझ में कुछ? है तो ये सारी चीजें समझना पड़ेगा ना। और fx को बोला गया है 2 टू द पावर x। fx को बोला गया है 2 टू द पावर x। fx इज इक्वल टू 2 टू द पावर x मतलब y इक्वल टू 2 टू द पावर x। आया समझ में? fx का मतलब y। कोई भी क्वेश्चन fx में दिया हुआ है उसको y ले लेना है, बात खत्म। वहीं पे बोला गया कि फाइंड द रेंज ऑफ f। रेंज ऑफ f, y का वैल्यू निकालना है। अब x मतलब क्या होता है?
व्हाट इज एक्स? एक्स मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फिर से कुछ बताया था लेकिन फिर से भूल गए आप लोग, ये बहुत बड़ा दिक्कत करेगा। एक्स मतलब क्या है? डोमेन। रेंज मतलब क्या है? वाई। ठीक है, तो एक्स का मतलब क्या हो गया? डोमेन। डोमेन क्या होगा यहाँ पे? इसको देख के बताइए, डोमेन क्या होना चाहिए? अरे आप लोग पागल कर दीजिएगा क्या मेरे को? 50 साल बाद जवाब दीजिएगा क्या? नहीं आता है गलत आंसर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेस्पॉन्स क्या कीजिए। नहीं तो पता कैसे चलेगा मैं इंसानों को पढ़ा रहा हूँ कि किसको पढ़ा रहा हूँ। डोमेन क्या होना चाहिए? रियल नंबर। रियल नंबर। रियल नंबर। रियल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो सारा का सारा रियल नंबर होगा। हमें ऐसा नहीं बोला गया कि पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव नंबर, हमें बोला गया कि डोमेन्स यानी कि एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर। अब मेरे को बताइए, अगर इसमें मैं एक्स का वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट करूं तो वाई का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर। चलिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, सोच के बताइए। ठीक है, और अपने जवाब पे कायम रहिए कि हाँ सर ये होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 मिनट बाद जवाब को बदल दिया। मैं देखना चाहता हूँ कौन आंसर दे सकता है। अगर x कोई भी रियल नंबर होगा तो उस हिसाब से हमारा y का वैल्यू क्या आएगा? बोलिए y का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा y का वैल्यू? आप लोग मेरे को पागल कर दीजिएगा अभी थोड़ी देर में। फिर पॉजिटिव रियल नंबर होगा। पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। मेरे पास यहाँ पे है 2, हमारे पास y इक्वल टू 2 टू द पावर x है, यहाँ पे हमारे पास 2। अब 2 एक पॉजिटिव नंबर हो गया जो 1 से बड़ा है। इसके ऊपर मैं कोई भी नंबर रखूं, चाहे नेगेटिव नंबर रखूं, चाहे पॉजिटिव नंबर रखूं, चाहे कोई भी 1/2 नंबर रखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैल्यू हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। 1/2, 32 या फिर √2, सारा का सारा नंबर कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो यानी कि अगर मेरा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि मेरा डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो y का वैल्यू कैसा आएगा? y बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। आया समझ में? तो यही चीज मैंने यहाँ पे भी बताया था ना, यही चीज यहाँ पे भी बताया था कि x क्या बनेगा, इसमें y की जगह x, x की जगह y लिखा हुआ था। ये डिफरेंस है। तो जो लोग ध्यान से दिए होंगे, ध्यान दिए होंगे, उनको समझ में आया होगा, जो लोग ध्यान नहीं दिए होंगे उनको नहीं समझ में आएगा। तो रेंज क्या हो गया? व्हाट इज रेंज? रेंज मतलब y का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू r प्लस, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा रेंज ऑफ f है, रेंज ऑफ f है, f का जो रेंज है वो कहां से लेके कहां तक हो जाएगा? वो 0 से लेके इंफिनिटी तक हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर, 0 को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है, हमारा नॉलेज थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये कौन सा नंबर था? 17। 16 हमने कर लिया ना, 17 देखते हैं। 17 क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, लेट f इज ए रिलेशन फ्रॉम r टू r। उसका मतलब f इज ए रिलेशन फ्रॉम r टू r का मतलब डोमेन भी रियल नंबर है और कोड डोमेन। वेरी गुड। तो इस चीजों को समझिएगा। और वो किसका होगा फंक्शन? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एंड दूसरा, g इज ए फंक्शन फ्रॉम c टू c, और gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वर c इज ए सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोला जाता है? पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म है आप लोगों का। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोला जाता है? किसको बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर? सर जो a प्लस बी आई के फॉर्म है।
मतलब क्या समझ में आता है, किस कौन सा नंबर ए प्लस बी आई कैप के फॉर्म में आ गया, चलो हमको समझ में आ गया, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, देखिए ये क्या है, ये हम लोग का नहीं पढ़ने का नतीजा है। फिर से लॉकडाउन तो आज आया है, हम लोग तो बरसों से नहीं पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के हमारा क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। दुनिया का सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर जो होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि उसके अंदर रियल भी आएगा, उसके अंदर इमेजिनरी भी आएगा। ठीक है, और रियल के अंदर क्या होगा, जो रैशनल इरेशनल इस टाइप के नंबर आएंगे। इमेजिनरी के अंदर क्या, जो इसका रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होता है वो सब आएंगे। ठीक है, चलिए ऐसा बोला गया वेयर सी इज अ सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर शो दैट एफ इज डज नॉट इक्वल टू जी। बहुत बढ़िया, एफ इज डज नॉट इक्वल टू जी मतलब हमें कुछ पॉइंट और पढ़ना बाकी रह गया क्या, नहीं अगले वाले पे पढ़ेंगे। कोई भी सेट अगर इक्वल होता है, सबसे पहले समझिएगा, कोई भी दो चीजों को अगर इक्वल बोलूंगा तो उसका हर, इसको मैं ऑरली समझा देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। कोई भी किसी भी दो चीज को अगर इक्वल बोलते हैं हम लोग, तो उसका हर एक एस्पेक्ट इक्वल होना चाहिए, हर एक चीज इक्वल होना चाहिए। अब देखिए इसका जो डोमेन है वो सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर है, और इसका जो डोमेन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो सबसे पहला चीज, दोनों का डोमेन ही डिफरेंट आ रहा है, इसका और इसका दोनों का डोमेन ही अलग अलग आ रहा है। एक बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर होना चाहिए, दूसरा वाला बोल रहा है मेरा डोमेन सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, यानी कि रियल और इमेजिनरी दोनों होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें, अगर किसी चीज का डोमेन ही अलग अलग आ रहा है, किसी चीज के स्टार्टिंग का चीज ही अलग अलग आ रहा है, तो वो दोनों चीज को हम इक्वल कैसे बोल सकते हैं, तो एफ इज कैनॉट इक्वल टू जी। तो ये एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। और दूसरा चीज, दोनों का रेंज भी अलग अलग आएगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यानी कि दोनों का डोमेन भी डिफरेंस है, दोनों का रेंज भी डिफरेंस है, तो वो दोनों फंक्शन कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकता। तो इसको एज ए स्टेटमेंट हमको लिख देना है, हमारा काम खत्म हो जाएगा। आया समझ में, कोई यस भी सर। दो चीज इक्वल मतलब हर एक चीज, दोनों का डोमेन भी इक्वल होगा, दोनों का रेंज भी इक्वल होगा, दोनों का हर एक चीज इक्वल होगा, अगर दोनों फंक्शन इक्वल है तो। अगर मैं आपको एक रिलेशन लिख दूं R1 ऐसा, और इसमें लिख दूं 1,2, दूसरा रिलेशन लिख दूं R2 ऐसा 1,3, क्या दोनों रिलेशन इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। दोनों का डोमेन तो चलो सेम है हमने मान लिया, बट दोनों का रेंज सेम नहीं है। अगर दोनों का दोनों रेंज और डोमेन दोनों सेम नहीं है, मतलब दोनों रिलेशन कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। और फंक्शन क्या है, फंक्शन भी एक तरीके का रिलेशन ही है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया एफ जी एंड एच आर थ्री फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, फिर से f is a three function defined from R to R, क्या मत समझ में आ रहा है इससे, अरे आप लोग बोलते बोलते नहीं है, पागल कर दीजिएगा मेरे को। या तो मेरे को भी चुप रहना पड़ेगा, थोड़ी देर बाद आप लोगों से आवाज आएगा सर सुनाई नहीं दे रहा है। क्या मतलब है एफ इज डोमेन भी आ रहा है, कोड डोमेन भी आ रहा है। हाँ तो बोला करो, बोलने पे थोड़ी कोई पैसा लगता है। जब तक आप किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहे हैं, आपको कोई खर्च नहीं है। यानी कि ये तीनों जो फंक्शन है, ये तीनों फंक्शन कैसा है, जिसका डोमेन भी रियल नंबर होगा, जिसका रेंज भी रियल नंबर होगा, एज फॉलोस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, देन फाइंड द रेंज ऑफ ईच फंक्शन। ठीक है, तीनों फंक्शन का रेंज बताना है। ये तो बड़ा ही सिंपल है। अगर हम लोग ग्राफ, एक काम करते हैं, इसको अभी रहने दो, ठीक है, ये डोमेन रेंज का क्वेश्चन है। अगर हम लोग ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ वाला पार्ट पढ़ लेंगे ना, तो चीजें बड़ा ही सिंपल हो जाएगा ग्राफ वाला पार्ट पढ़ने के बाद। ठीक है, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि सर कैसे आ गया, क्या आ गया, तो जैसे हम लोग ग्राफ वाला पार्ट समझेंगे तो चीजें बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डोमेन रेंज वाला हमें ऑलरेडी ऐसे भी करना ही है, डोमेन रेंज पढ़ना ही है। ठीक है, ये बीच में कहीं ना कुछ गायब हुआ है। इनवर्स फंक्शन भी बताया जा रहा है, बट कहीं अगले क्लास के लिए तो मैंने नहीं रख दिया था। अरे हाँ, रियल वैल्यूड फंक्शन, डोमेन रेंज का क्वेश्चन, ये तो इक्वल फंक्शन, ये सारे चीजें पढ़ाएंगे तब ना होगा। मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया और मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों को सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है।
फिर पता चला कि आप लोग को ये सारी चीज पढ़ाई नहीं गया, इसलिए दिमाग का दही बड़ा हो गया। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, थोड़ा बहुत पार्ट हमको पढ़ना है और थोड़ा बहुत पार्ट हम लोग पढ़ लेते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन सेंड कर दिया था ताकि मैं भी भूल गया मैंने क्वेश्चन क्यों सेंड किया था, कि थोड़ा बहुत करने के लिए सेंड किया था, ठीक है। देखिए अगला हमारा टॉपिक आता है इक्वल फंक्शन। अभी हमसे पूछा गया था क्या दोनों फंक्शन इक्वल है क्या, ठीक है। तो टू फंक्शंस f and g are said to be equal if domain of f is equal to domain of g, codomain of f is equal to codomain of g and fx is equal to gx for every x in their column a domain। fx is equal to gx मतलब क्या हो गया, ये y का वैल्यू हो गया, मतलब क्या हो गया, रेंज हो गया। आया समझ में, ठीक है। तो हमें पूछा गया था कि इक्वल फंक्शन के बारे में, अभी हमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ये इक्वल फंक्शन कैसे होगा बताइए। चलिए एक दो क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दो तीन चीजें हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों से सारा क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएगा, तो उसके लिए हम लोग कुछ कुछ पार्ट जो होता है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमने इक्वल फंक्शन पढ़ा, किसी भी दो फंक्शन को इक्वल फंक्शन कब बोलेंगे, उनका डोमेन भी इक्वल होना पड़ेगा, उनका कोडोमेन भी इक्वल होना पड़ेगा और उनका रेंज भी इक्वल होना पड़ेगा, यानी कि एक्स वाई और जहां तक ये फंक्शन डिफाइंड है वो सारा का सारा वैल्यू क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, तब दोनों फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हमें दिया गया है लेट f is from z to z fx is equal to x square and g is from z to z gx is equal to mod of z square for all x but show that f is equal to g। हमें बोला गया कि f और g दोनों सेम फंक्शन है, बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, उसका डोमेन चेक करेंगे। f जो है कहां से कहां तक डिफाइंड है, f is defined from z to z, ठीक है। तो इसका जो डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा वो तो बिना कुछ सोचे समझे हम लोग बता सकते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन मतलब ये वाला पार्ट और वो क्या है हमारा z है, ठीक है। ऐसे इक्वल टू z नहीं लिखेंगे, बिलोंग्स टू z, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज बिलोंग्स टू z, ये हमारे पास आ गया। दूसरा चीज कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन ये भी हमारा क्या है, z है, ठीक है। तीसरा चीज रेंज हम लोग अभी तक निकाले नहीं है तो हम लोग सिर्फ डोमेन और कोडोमेन ही बता पा रहे। दूसरा वाला फंक्शन ले लेते हैं, दूसरा वाला फंक्शन हमारे पास क्या है, g इज इक्वल टू z से लेके z, यानी कि इस फंक्शन का भी अगर हमारे पास डोमेन के बारे में पूछा जाए कि डोमेन ऑफ f कितना होगा इस फंक्शन का, तो इधर भी हमें क्या नजर आ रहा है, z, ठीक है। कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन अगर यहाँ भी हमें पूछा जाए तो इसका भी हमें कितना वैल्यू मिल रहा है, इसका भी हमें z मिल रहा है, यानी कि दोनों का डोमेन और दोनों का कोडोमेन तो एग्जैक्टली सेम आ रहा है, ठीक है। डोमेन और कोडोमेन जो है वो एग्जैक्टली सेम आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें चेक करना पड़ेगा रेंज पे, ठीक है। अब बताइए fx इज इक्वल टू हमने ले लिया है एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और gx इक्वल टू दिया हुआ है मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहला चीज, एक चीज बताइए, x का वैल्यू में अगर कोई भी z ले लूंगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मेरे को बताइए ये जो f है, fx है, ये fx का वैल्यू क्या आ सकता है। सबसे पहला चीज ये अगर हमें पूछा जाए कि fx का वैल्यू निकालिए, तो x का वैल्यू चाहे मैं -1 रखूं, x का वैल्यू चाहे मैं 1 रखूं, x का वैल्यू चाहे मैं 2 रखूं, x का वैल्यू चाहे मैं 3 रखूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हमारा fx का वैल्यू क्या क्या आएगा, कौन बता सकता है। x जो होगा वो इंटीजर होगा, डोमेन का मतलब क्या होता है, x जो होगा वो इंटीजर होगा, इंटीजर मतलब क्या होगा, जो भी x का वैल्यू होगा हमारे पास वो माइनस हुआ, सॉरी, x का जो भी वैल्यू होगा हमारे पास वो किस तरीके से आ जाए, ऐसे होते होते -4 -3 -2 -1 0 1 2 इस तरीके से होते हुए आएगा। ये हमारा पूरा किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। हमारा fx का वैल्यू क्या निकलेगा, fx मतलब हमारा डोमेन, सॉरी fx मतलब हमारा रेंज, fx मतलब हमारा y का वैल्यू। अगर इन सारे वैल्यू को मैं स्क्वायर करते जाऊं तो मेरा वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, मेरा कोई भी नेगेटिव वैल्यू आएगा क्या, नो सर नहीं आएगा, मेरा सबसे छोटा वैल्यू आएगा 0, उसके बाद 1 का स्क्वायर करूं या -1 का स्क्वायर करूं 1 ही आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 16 आएगा, उसके बाद 25 आएगा, ऐसे ऐसे आते जाएगा, ठीक है। तो fx का वैल्यू ये निकल के आएगा। अब सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले केस में भी हमारा x क्या है, x वही है, ऐसे ऐसे होते होते -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे होते होते आएगा।
अब हमें बोला गया है कि हमारा gx जो है वो क्या है, मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर। तो हमें पता करना है कि gx का वैल्यू हमारा क्या निकलेगा। सबसे पहले मॉड ऑफ x मतलब क्या चीज हो जाएगा, मॉड ऑफ x का वैल्यू कितना निकलेगा। अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि मैंने लिख दिया मॉड ऑफ x, आप बताइए कि इसका जो वैल्यू होगा वो कितना निकल के आएगा, पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा, जीरो निकलेगा, क्या होगा इसका वैल्यू। पॉजिटिव। पॉजिटिव। मॉड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, मॉड कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, मॉड हमेशा कैसा वैल्यू देगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यानी कि मॉड ऑफ x, अगर मैं x के अंदर, इसके अंदर चाहे नेगेटिव नंबर हो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मॉड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करा देता हूं मैं, ठीक है। मॉड आप लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 11th में। अगर मेरे से पूछा जाए कि मॉड ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा, मॉड ऑफ x का जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। मॉड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो x रखा गया है वो नेगेटिव है या ये जो x रखा गया है ये पॉजिटिव है, मॉड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर कुछ भी वैल्यू रखूंगा, फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं हम इसके अंदर -3 रखते हैं, तो मॉड ऑफ -3 क्या हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ -3, मॉड ऑफ -3, तो उसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, 3। मॉड ऑफ -2 कितना निकल के आएगा, 2। मॉड ऑफ 2 कितना निकल के आएगा, 2। मॉड ऑफ 5 कितना निकल के आएगा, 5। मॉड ऑफ -5 कितना निकल के आएगा, 5। यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं मतलब इसका स्क्वायर यानी कि 9। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं मतलब इसका स्क्वायर यानी कि 4। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं मतलब इसका स्क्वायर यानी कि 4। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि कितना, 25। तो इसी तरीके से जो gx का वैल्यू निकलेगा हम लोगों का, वो gx का वैल्यू भी कितना निकलेगा, 0, 1, 4, 9, 16, 25, इसी तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज ये g है। तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिला, ठीक है, वो चीजें हम लोग अभी नोटिस कराते हैं। सबसे पहला चीज हमें देखने को मिला कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g, ये चीजें हमारा क्लियर हुआ। दूसरा चीज हमें निकाला कि कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ g, ये भी चीजें हमारा निकल गया इक्वल, ठीक है। दूसरा चीज हमारा fx इक्वल टू कितना निकल गया, fx इक्वल टू gx वैल्यू निकल गया। ऐसे इक्वल नहीं करना है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे इक्वल करने से गड़बड़ी हो जाएगा। हम लिखते हैं कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ g, ऐसे निकल के आएगा, ठीक है। या फिर आप इस बुक वाले टर्म में भी लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू gx फॉर एवरी x इन देयर कॉमन डोमेन, या फिर रेंज भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर तीनों चीजें बराबर आ गया मतलब तीनों फंक्शन कैसा, सॉरी ये फंक्शन, दोनों फंक्शन कैसा होगा, f और g, दोनों फंक्शन f और g कैसा होगा, इक्वल होगा। समझ में आया ये चीज, दोनों का डोमेन भी इक्वल होना चाहिए, कोडोमेन भी इक्वल होना चाहिए, और दोनों का रेंज भी इक्वल होना चाहिए। डोमेन का मतलब x का वैल्यू, रेंज का मतलब y का वैल्यू। आया समझ में, यस सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि f इज बिलोंग्स टू r टू r, fx इज बिलोंग्स टू x। तो यानी कि अगर मैं f वाला फंक्शन लूं और इसका अगर डोमेन की बात करूं, डोमेन ऑफ f दिया गया है r से लेके r, तो डोमेन ऑफ f जो होगा वो हमारा बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, और कोडोमेन ऑफ f जो होगा वो भी बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। g ले लेते हैं, g एक ऐसा फंक्शन है r माइनस 2 बिलोंग्स टू r। इससे क्या समझ में आ रहा है, gx वाले फंक्शन से, सर जो भी डोमेन होगा उसमें से -2 कर देंगे, बाद इसका फंक्शन जो है। भी डोमेन में उसमें से -2 नहीं, डोमेन में सारा का सारा रियल नंबर आएगा लेकिन 2 को छोड़ के, ठीक है। तो इसका अगर डोमेन के बारे में पूछा जाए कि डोमेन ऑफ जी, तो डोमेन ऑफ जी जो है वो सारा रियल नंबर होगा लेकिन 2 नहीं होगा। कोई मेरे से, सॉरी 1 लिख दिया मैंने, कोई मेरे से पूछा जाता है कि क्या डोमेन इसका 5 हो सकता है, बिल्कुल हाँ। क्या डोमेन इसका 2.1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या डोमेन इसका 2.9 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसका डोमेन कभी 2 नहीं हो सकता, सारा का सारा रियल नंबर होगा लेकिन 2 नहीं होगा। तो कोडोमेन की बात करेंगे, सबसे पहला चीज कोडोमेन ऑफ जी की अगर बात करेंगे तो हमारा कितना हो गया, रियल नंबर। अब एक चीज देखिए, इसको आगे अगर नहीं भी बढ़े तब भी हम लोग निकाल देंगे, नहीं भी बढ़े तब भी हम लोग कैसे निकाल देंगे। इसका जो डोमेन है उसको बोला गया है रियल नंबर, इसका जो डोमेन है वो बोला गया रियल नंबर -2। यानी कि हमें एक चीज देखने को मिल रहा है कि डोमेन ऑफ f जो है इज डज नॉट बी इक्वल टू डोमेन ऑफ g।
दोनों का डोमेन बराबर आ ही नहीं रहा है। उसके बाद थोड़ा बहुत हमें करके दिखा देना है कि एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास क्या है, एक्स प्लस टू। अगर मैं एक्स का वैल्यू इक्वल टू 2 रखूंगा तो मेरा एफ एक्स क्या हो जाएगा, 4। बट जी एक्स हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अगर मैं जी का वैल्यू 2 रखूंगा तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि एक 2 के लिए डिफाइंड है, दूसरा 2 के लिए अनडिफाइंड है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि दोनों चीजें बराबर हो। अगर दोनों चीजें बराबर होता तो ये भी 2 के लिए डिफाइंड होता, तो ये भी 2 के लिए डिफाइंड होता। और हमने ये चीज ऐसे भी पता लगा लिया कि दोनों का डोमेन जो है वो इक्वल नहीं है। आया समझ में? यस सर, आ गया। यस सर, ये क्या आप लोग एग्जाम्पल 8 और 9 खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? इसमें प्री इमेज निकालने के लिए बोला गया है। प्री इमेज मतलब एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। प्री इमेज ऑफ 19, 28 टू इस तरीके से पूछा गया। ये वाला भी एक क्वेश्चन दिया गया कि एफ जो है, एफ के अंदर जो फंक्शन है वो ये वाला फंक्शन है, ठीक है। बी ए फंक्शन डिस्क्राइब्ड बाय फार्मूला, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, आल्सो फाइंड द फार्मूला। ये दोनों क्वेश्चन में चाहूंगा आप लोग खुद से कीजिएगा। और कल क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। दोनों का दोनों क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसको कल के लिए छोड़ देते हैं। आप लोग का वीडियो ऑफ हो जाता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। एक इनवर्स वाला टॉपिक है, हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। इनवर्स फंक्शन किसको बोला, सॉरी इनवर्स रिलेशन किसको बोला जाता था? डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर देते हैं, डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर देते हैं ना। तो उसी तरीके से हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ रहा है, यानी कि फंक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन भी हमारा रिलेशन ही है, ठीक है। जैसे हम लोग इनवर्स रिलेशन पढ़ते थे उसी तरीके से हम लोग इनवर्स फंक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हमें समझना पड़ेगा। ये हम लोग क्या एकदम बेसिक वाला स्टार्टिंग वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, हम लोग इनवर्स फंक्शन फिर से जाके पढ़ेंगे। अभी बस कुछ कुछ क्वेश्चन करने में हमारे पास कंफर्टेबल हो तो इसलिए बेसिक वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f बिलोंग्स टू x टू y, लेट y बिलोंग्स टू हमारा कोई भी ये जो स्मॉल y है, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या था, डोमेन और रेंज जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा। इनवर्स फंक्शन का कुछ कुछ कंडीशन भी होता है, हम लोग वो भी देखेंगे। बट वो क्या, अभी बस छोटा सा इनवर्स फंक्शन देख रहे हैं कि बस बेसिक सा होता क्या है, ठीक है। ये हम मतलब ये हम लोग क्या जो 11th वाला पोर्शन हल्का फुल्का फटाफट पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि फंक्शन जो होता है वो 11th 12th दोनों से मिक्स होके आता है, ठीक है, वो एक पार्ट नहीं आता है। हम बोला क्या है, देन we define f inverse is equal to x belongs to x, fx is equal to y is equal to set of pre-image of y, fx is called the inverse of f, f inverse is called the, in the above example 9, example 9 कौन सा है, above example 9, ठीक है। example 9 हमारे क्या है, let fx is equal to कहाँ से लेके कहाँ तक, सारा रियल से लेके रियल तक, r से लेके r तक, ठीक है। और बोला गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। और एफ एक्स का वैल्यू कितना बोला गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3। फाइंड द प्री इमेज ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्री इमेज निकालने के लिए बोला गया, चलिए बहुत बढ़िया। इन द अबव एग्जांपल 9 वी हैव एफ इनवर्स ऑफ 19, ठीक है। एफ इनवर्स ऑफ 19 यानी कि 19 के लिए जो एफ इनवर्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, -4,4, ठीक है। वो कितना निकलेगा हमारे पास, -4,4। तो ये कैसा है, क्या चीज है, इस चीज को हमें देखना है कि ये क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं एफ एक्स ये ले लूं, हमारा एक्स क्या है सबसे पहले समझिए। इसका मतलब हमें बोला गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा क्या है, एफ एक्स है, ये हमारा एफ है, एफ इनवर्स नहीं है, ये हमारा क्या है, एफ है, ठीक है। अब अगर एक साइड मेरा x हो जाता है, दूसरा साइड मेरा y हो जाता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और x में अगर मैं ले लेता हूँ 1, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके, इधर -4, क्योंकि सारा का सारा रियल नंबर है, इधर कहीं पे 0 आ जाता है, चलिए इधर कहीं पे 4 आ जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। और y में क्या होगा, y भी रियल नंबर है। अब मेरे को बताइए कि x का वैल्यू अगर मैं 4 ले लूं, ठीक है, x का वैल्यू अगर मैं 4 ले लूं तो y का वैल्यू मेरा कितना आएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3, 4 स्क्वायर प्लस 3 मतलब कितना हो गया, 19। और सिमिलरली x का वैल्यू -4 ले लूं तब भी y का वैल्यू कितना आएगा, 19 आएगा, ठीक है। बट ये चीज हल्का फुल्का गड़बड़ है यहाँ पे, ऐसा क्यों बताया गया मेरे को पता नहीं चल रहा है। फंक्शन हम लोग इनवर्स गलत तरीके से पढ़ रहे हैं इसको।
ठीक है, बट कोई नहीं, चलिए हम लोग बुक में दिया हुआ है तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बट एक गलत तरीका है इनवर्स फंक्शन पढ़ने का। ठीक है, ध्यान से देखिए, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास मान लेते 19 कहीं ना कहीं आ जाता है, वैसा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 19, और ये -4 भी कहाँ से जाके मिल रहा है 19। तो यानी कि f इनवर्स जब हो जाएगा, इनवर्स जब हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं f ऑफ को बोलता हूँ x से लेके y तक डिफाइंड है, तो f इनवर्स मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक डिफाइंड होगा, y से लेके x तक डिफाइंड होगा। इसका जो रेंज था इसका डोमेन बन जाएगा, इसका जो डोमेन था इसका रेंज बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सोचिए, मेरे को f इनवर्स का 19 -4,4 बोला गया है, तो यानी कि ये जो होगा एक समय में कहीं ना कहीं f के फॉर्म में डोमेन रहा होगा। ठीक है, अगर मैं f वाले फंक्शन की बात करूं तो ये जो है डोमेन रहा होगा, अगर मैं f इनवर्स की बात करूं तो ये ऐसे उल्टा चलेगा, ये डोमेन हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा, यानी कि 19 डोमेन होने पे रेंज कितना आ रहा है, -4 और 4। ठीक है, जो कि ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ये आगे जाके समझेंगे हम लोग, ये इनवर्स फंक्शन के गलत बताया गया है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग डिटेली अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझो कि ये वैल्यू के बारे में बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि इनवर्स फंक्शन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ये बस वैल्यू के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसका उल्टा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगर f इनवर्स ऑफ 28, यानी कि f इनवर्स अगर 20 है, अगर मैं f वाला वैल्यू ले लूं तो f वाला वैल्यू में क्या होगा, ये -5,5 और इधर ऐसे 28 आया होगा। ठीक है, यानी कि एक का डोमेन का -5,5 और 28 किसका, रेंज का। लेकिन अगर मैं f इनवर्स बोलता हूं तो डोमेन हो जाएगा 28 और रेंज कितना हो जाएगा, -5,5। तो वही चीज ये बोला गया है, आया समझ में? यस सर। इनवर्स फंक्शन को हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, दोबारा इनवर्स फंक्शन को पढ़ेंगे, अभी बस वैल्यू निकालने के बारे में सोचना है कि वैल्यू निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ठीक है, देखिए हमें पूछा गया है कि fx, देखिए हमें दिया गया है, ये कैसे निकल, फाइंड f इनवर्स ऑफ -4 बोला गया, हम बस इस पे फोकस करेंगे कि फाइंड आउट करने के लिए सॉल्यूशन। हमें f एक फंक्शन दिया गया है, कहां से लेके कहां तक, r से लेके r तक, जिसमें fx हमारा क्या है, x² + 1। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं y = x² + 1। डोमेन क्या है इसका, इसका डोमेन है हमारा x। ठीक है, इसका रेंज क्या है, रेंज है हमारा y। ठीक है, ये किसका है, f का। लेकिन अगर मैं f इनवर्स कर दूं तो ये भी डोमेन और रेंज दोनों r है, तो f इनवर्स भी कहां से लेके कहां तक, r से लेके r तक आएगा। बट इसका जो डोमेन हो जाएगा वो डोमेन हो जाएगा इसका y का वैल्यू, और इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा इसका x का वैल्यू। ठीक है, इंटरचेंज हो जाता है, मैंने पहले ही पढ़ाया था ये सारी चीजें। अब हमें पूछा गया है कि f इनवर्स ऑफ -4, यानी कि डोमेन अगर -4 हो, मतलब f इनवर्स में डोमेन -4 मतलब y का वैल्यू कितना हो, y का वैल्यू बोला गया -4। ठीक है, बोला गया है कि अगर y का वैल्यू -4 हो तो बताइए इसका रेंज कितना होगा, ये पूछा गया, यानी कि x का वैल्यू पूछा गया है। तो इसमें अगर मैं y का वैल्यू -4 रखूं तो x² + 1 आएगा। ठीक है, तो यानी कि x² इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5। अब खुद सोचिए, क्या x² का वैल्यू कभी -5 हो सकता है, x² का वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है, किसी का भी स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है, तो यानी कि इस केस में जो इसका x का वैल्यू निकला वो क्या हो जाएगा, 5, वो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन का सवाल कितना आ गया आंसर, कि f इनवर्स ऑफ -4 का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 5। इसका कुछ भी वैल्यू नहीं निकलेगा, इसका वैल्यू आ गया हमारे पास 5, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा f इनवर्स ऑफ 10, f इनवर्स ऑफ 10 यानी कि इसका डोमेन 10 पूछा गया है। इसका डोमेन 10 मतलब क्या, इसका y का वैल्यू, तो हमारे पास क्या था, y = x² + 1, तो इसमें y का वैल्यू 10 रख देते हैं, ये आ गया x² + 1, तो उस हिसाब से x² इक्वल टू आ गया 9, x² इक्वल टू 9 आ गया, तो x² - 9 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x + 3 × x - 3 इक्वल टू 0। तो यानी कि x का वैल्यू आइदर 3 और -3, तो x का वैल्यू क्या निकला, 3 और -3, तो यानी कि इधर कितना निकला, 3 और -3, तो यानी कि x का वैल्यू 3 जो निकला, ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो यानी कि अगर हमसे पूछा जाए f इनवर्स ऑफ 10, ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि f इनवर्स ऑफ 10 कितना होगा, तो f इनवर्स ऑफ 10 का वैल्यू होगा 3 और -3। आया समझ में कैसे किया हमने? यस सर। अब हमसे पूछा गया है कि f इनवर्स ऑफ 5 और 17,
तो क्या रखेंगे, पहले 5 रखेंगे, देखेंगे क्या वैल्यू आ रहा है, फिर उसके बाद 17 रखेंगे, देखेंगे क्या वैल्यू आ रहा है, फिर दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे। आया समझ में? तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा, देखिएगा क्या वैल्यू निकलता है। अगर किसी को कोई डाउट है, अभी भी कोई दिक्कत है, तो वो पूछ लेगा फटाफट। ठीक है, मैं चाहूंगा बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग फिर से ट्राई करें एक बार। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें। ये रियल वैल्यू फंक्शन हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। ये यहाँ तक बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें इनवर्स फंक्शन तक। ठीक है, और उसमें भी अगर पिछले वाले एक्सरसाइज में कोई अगर इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है तो उसको भी आप लोग इस बार कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा टाइम हो गया, दूसरा क्लास भी है मेरा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।